हेलो, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 5। लास्ट क्लास में मैंने आपको अध्याय 5 के बारे में पढ़ाया था, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो हमने कुछ इसमें से कवर कर लिया था और कुछ जो रह गया है वो आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। मैं एनसीईआरटी के एवरी चैप्टर को पार्ट 2 में लेकर चल रही हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बार में वो कंप्लीट चैप्टर को पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास भी कुछ इंटरनेट इश्यूज होते हैं और कुछ अगर एक बार में मैं पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगी तो ये लेंथी हो जाता है चैप्टर और बच्चे भी इससे बोरियत फील करते हैं। तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज लेकर आई हूँ। एवरी चैप्टर को मैं पार्ट 2 में डिवाइड करके पढ़ा रही हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो मैंने इसमें कुछ हमने पढ़ लिया था, तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो अपने लास्ट क्लास में देख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ पढ़ा दिया था कि राज्य कैसे बने थे, कैसे जनपद का उदय हुआ था, कैसे महाजनपद का उदय हुआ था और ऋग्वेद में किस तरीके से राजा राज्य करते थे, फिर इसमें महाजनपद और जनपद में राजा किस तरीके से राज्य करते थे। यहाँ तक कि मैंने कुछ वर्ण व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा दिया था। जिन बच्चों ने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है वो लोग पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कृषि में परिवर्तन। ठीक है, तो किस तरीके से कृषि में परिवर्तन हुए थे। चलिए हमारा आज शुरू होगा पार्ट 2, इसमें कृषि में परिवर्तन। तो जो जो बच्चे क्लास को डेली देखते हैं प्लीज शेयर करते रहें क्लास को और लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें क्योंकि बाकी बच्चों तक भी ये क्लास पहुंचती रहेगी क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है ये क्लास। और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्ट है। अगर आप अदर बुक्स को पढ़ते हैं अच्छी बात है, आप अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़िए, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स को पढ़िए, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हिस्ट्री में, मैं इतिहास की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाती हूँ लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी पर। तो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्ट है। बताना चाहूँगी कि एनसीईआरटी मैं लेकर आ रही हूँ 6 to 12 तक मैं कंप्लीट कराऊंगी, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के लाऊंगी एवरी चैप्टर से। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगी, उसके बाद पीवाईक्यू लेकर आऊंगी, इस तरीके से पूरा कंप्लीट कराऊंगी आपको एनसीईआरटी। तो आप लोग जुड़े रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज करते रहें। मैम की इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। कृषि में परिवर्तन। देखिए कृषि में परिवर्तन किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं इसमें। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। ठीक है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। कैसे होने लगे? महाजनपद में, कृषि में जब महाजनपद का उदय हुआ था, जब राज्य विकसित होने लगे थे, राजधानियां बनाने लगे थे राजा। पहले ऋग्वेद में क्या हमने पढ़ा था कि राजधानियां नहीं थी और राजा भी इस तरीके से नहीं थे, जो उनकी एक शासन प्रणाली भी नहीं थी। लेकिन हम जनपद में कुछ हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं और फिर उसके बाद महाजनपद में राजा क्या करने लगे थे? कृषि करने लगे थे, कर भी लगाने लगे थे, हाँ नियमित वेतन भी देने लगे थे, सेनाएं रखने लगे थे, है ना। महाजनपद की बात कर रही हूँ मैं। और उसमें फिर कृषि में क्या परिवर्तन देखे गए थे महाजनपद जब बनते हैं तब। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जो हल्के फाल थे ना वो अब लोहे के बनने लगे थे। किसके बनने लगे थे? लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। कहने की बात थी कि जब कृषि की जाती थी ना, शुरुआत में जब कृषि की जाती थी जमीन को लकड़ी के फाल की फाल से जोता जाता था, लकड़ी का फाल हुआ करता था। हल जो हुआ करता था ना वो लकड़ी का हुआ करता था। और उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आया, क्या परिवर्तन आया कि लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था जमीन को। ठीक है, अब क्या होने लगा? अब अब हल के जो फाल थे ना वो लोहे के बनने लगे थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया महापाषाण काल में क्या था, हमने लोहे के बारे में जिक्र किया था कि लोहे से काफी सारे औजार बनाए जाने लगे थे महापाषाण में। जैसे कब्रों में क्या था ना, महापाषाण में जब कब्रें देखने को मिलती है, महापाषाण काल जब शुरू होता है तो उसमें शव के साथ क्या करते थे? लोहे के हथियार को दफनाया करते थे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए हम चर्चा कर रहे हैं अभी कृषि में परिवर्तन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हमें पीछे का आपको पढ़ाने लगी लास्ट क्लास का तो फिर घोष घोष हो जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। देखिए यहाँ पर क्या होने लगा? धान के पौधों का रोपण शुरू हो गया था, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया था। इसके बारे में नॉलेज अब हुई थी इनको कि खेतों में बीज डालकर
और पौध को तैयार करते थे। पौध छोटे छोटे पौधे होते थे ना, फिर उनको निकाल कर फिर धान को लगाया जाता था। इस तरीके से यहाँ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। ऑब्वियसली बात है कि जब इतनी सारी चीज़ें जब ज़मीन को मिलेंगी, लोहे के फाल से ज़मीन को जोता जाएगा और धान की पौध तैयार अच्छे से हो जाएगी, तो अच्छी सी बात है कि कृषि में अच्छा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, राइट। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर कम्मकार करते थे, ठीक है। तो ये जो काम है ना, पौध लगाने का और धान उग जाने का काम कौन करते थे? दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे, ठीक है। दास जो कि राजा क्या करते थे, युद्ध में जीत कर लोगों को बंदी बनाते थे, स्त्री पुरुष को, तो दास दासी से अपने काम करवाते थे, ठीक है। भूमिहीन उनको बोला जाता है जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से राजा का कार्य करते थे, दास दासी तथा भूमिहीन, ठीक है। चलिए सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। जैसे हम मगध राज्य को ले लेते हैं, तो मानचित्र 4 प्रश्न 49 में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, ठीक है। तो मगध जनपद की बात हम करेंगे, तो मगध जनपद के बारे में हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। मगध जनपद की बात हम जब करते हैं, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन कौन सी नदियां? गंगा और सोन जैसी नदियां। नंबर 1 यातायात, नंबर 2 यानी कि खा, नंबर जल वितरण, और ग नंबर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये क्यों महत्वपूर्ण थी? मगध से जब नदियां मगध से होकर गुजरती थी, गंगा और सोन नदी, तो यातायात के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसमें नाव चलाकर यातायात का परिवहन थी, मतलब यातायात किया जा सकता था, है ना, यात्रा की जा सकती थी नाव के द्वारा, ठीक है। जल वितरण, जल जल निकाला जाता था उससे, है ना, जल को और इधर उधर प्रयोग किया जाता था जल का। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जल का वितरण मतलब होता है जल को प्रयोग में लाना, अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग में लाना, जल वितरण करना, ठीक है। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जमीन में क्या होता था, जब सिंचाई होती थी तो पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थी गंगा और सोन नदियां, ठीक है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। देखो, मगध का जो एक हिस्सा था जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। अब देखो, जंगलों से हाथी पकड़कर हाथियों को पकड़ा जाता था और उनको प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग दी जाती थी, किसके लिए? सेना के काम के लिए, ठीक है। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां भी मिलती थी, ठीक है। क्योंकि जंगलों से क्या, जब लकड़ी मिलती थी तो उससे घर बनाए जाते थे, गाड़ियां बनती थी, रथ बनते थे, ठीक है। तो रथ का कार्य क्या होता था? सेना में प्रयोग किया जाता था। गाड़ियां जैसे कि बोझ ढोने के लिए, घर जैसे जिसमें रहते थे ये लोग। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। किसकी? लोहो की, है ना, लोहा प्राप्त होता था। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। देखिए कितनी सारी चीजें हमें मगध के आसपास मिलती हैं देखने के लिए। इसीलिए मगध जो जनपद था ना, बहुत शक्तिशाली बना बाद में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने मगध में देखा, मगध के आसपास नदियां बहती थी, गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थी, जंगल थे, ठीक है। वहां से हाथी पकड़कर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी सेना के काम के लिए, जंगलों से लकड़ियां लाई जाती थी, ठीक है। लोह अयस्क की खदानें भी थी जिनसे औजार बनाए जाते थे, ठीक है। इन सब का प्रयोग मगध के राजा ने किया था। आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी जितना मैं आपको समझा रही हूँ बस इतना समझते चलिए आप। मगध से कितनी चीजें मिली है समझते चलिए आप। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजात हुए। मगध के दो शक्तिशाली शासक हुए। देखिए, मगध जनपद में दो शक्तिशाली शासक कौन कौन से हुए थे? बिंबिसार और अजात शत्रु, दो शासक हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से मगध को इन्होंने किस तरीके से चलाया? अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे, ठीक है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ऑब्वियसली है कि ये राजा हैं तो ये जनपदों को जीतेंगे, ठीक है। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। देखिए, मगध से कितने लोग जुड़ गए?
शासक दो, बिंबिसार और अजातशत्रु। और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी था मगध में जिसका नाम था महापद्मानंद। ठीक है, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। जो मगध था ना, तो मगध के जो मगध था उसके उत्तर पश्चिमी भाग तक अपना जो क्षेत्र था उसको फैला लिया था इन्होंने, महापद्मानंद ने। बिहार में राजगिरी, जो आधुनिक राजगिर बोली जाती है, जो अभी राजगिर बोला जाता है, उसका नाम पहले क्या था, राजगृह था। ठीक है, और राजगृह ग्रह कहाँ पर था, बिहार में। यहाँ बिहार की बात हो रही है। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ठीक है, मतलब मगध की राजधानी कौन सी थी, सबसे पहले मगध की राजधानी कौन बनी, राजगिर, जो आज बोली जाती है। पहले इसको क्या बोला जाता था, राजगृह। ठीक है, तो मगध की पहली राजधानी क्या रही, राजगृह। ठीक है, बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। अच्छे से अगर एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। देखिए मगध में दो राजा हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, एक महत्वपूर्ण शासक भी थे महापद्मनाभ, जिन्होंने अपना नियंत्रण उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था मगध की। ठीक है, बिहार में जो राजगिरी बोली जाती है आज की डेट में, उसका नाम राजगृह था। इस मगध की पहली राजधानी बनी। बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी, जो आज का पटना कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसकी दो राजधानियां हुई, पहले राजगृह और दूसरी कौन सी हुई, दूसरी बताइए, दूसरी कौन सी हुई, पाटलिपुत्र। दो राजधानियां हुई इसकी। ठीक है, 100 साल पहले से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। बिल्कुल सही बात है, हमने इतिहास में पढ़ा है। ठीक है, 300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का एक राजा था सिकंदर, वो ना ये चाहता था कि पूरे विश्व को जीतना चाहता था। ठीक है, तो पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। यानी कि जो मैसेडोनिया का जो राजा था सिकंदर, वो विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था आज से 23 साल पहले। ठीक है, तो पूरी तरह सफल न होने पर भी वह पूरे विश्व को जीतने में ना सफल होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता। उसने किसको जीता, मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता। और फिर जीतने के बाद वो भारत की तरफ मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, भारत उपमहाद्वीप की तरफ मुड़ता है, व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ठीक है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में वो कौन सी नदी पर पहुंचा, क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी पर पहुंचा भारत में, व्यास नदी के किनारे। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। बिल्कुल, तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इसने ना ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच के फिर मगध की तरफ इसने कूच करना चाहा, मगध की तरफ आना चाहा, मगध को जीतने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी, बहुत अच्छा खुशहाली माहौल था मगध का। ठीक है, तो इसके सिपाहियों ने मना कर दिया इधर कूच करने के लिए, मगध की ओर आने के लिए। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास क्या था, भारत के राजा के पास क्या था, मगध के शासकों के पास क्या था, पैदल सेना थी, रथ थे और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इसको देखते हुए मैसेडोनिया का जो राजा सिकंदर था, उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। ठीक है, क्यों इनकार किया, क्योंकि वो डरते थे कि मगध के जो शासक हैं बिम्बिसार अजातशत्रु, उनके पास क्या था, पैदल और रथ हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, ये देखते हुए कि हम इनसे जीत नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है, इसलिए वो इनसे जीत नहीं सकते, इस डर की वजह से वो नहीं आए आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। देखो गढ़, गढ़ हमने पढ़ा, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा होती है। क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। गढ़ शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता है। और संघ संगठन के लिए किया जाता है, एक सभा के लिए किया जाता है संघ का प्रयोग। चलिए अब दूसरे नंबर पे नंबर पे हम पढ़ेंगे वज्र जनपद के बारे में। ठीक है, तो वज्र जनपद के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी हमने मगध के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम वज्र के बारे में। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्र राज्य था। बिल्कुल, मगध के आसपास क्या था, वज्र राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। दोनों ही बिहार में थे ये, मगध और वज्र। वज्र क्या था ना, वज्र भी उभरा था एक राज्य के रूप में, मगध के ही आसपास था वज्र। और वज्र की जो राजधानी थी
वो वैशाली थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉरी, वज्र की जो राजधानी वैशाली, और जो मैंने आपको अभी अभी बताया पीछे, मगध की राजधानी कौन सी थी बताइए। मगध की राजधानी, पहली राजधानी कौन सी बनी थी? राजगृह, राजगीर, आज के आधुनिक काल में बोलते हैं राजगीर। और दूसरी राजधानी कौन सी बनी थी? पाटलिपुत्र, जो आज का पटना कहलाता है। उसी तरीके से वज्र की भी राजधानी बनी, जिसका नाम है वैशाली। ठीक है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गड़िया संघ कहते थे। यहाँ पर जो एक शासन व्यवस्था थी, एक शासक ने अपनी एक शासन व्यवस्था बना रखी थी, जिसे गड़िया संघ कहते हैं। गढ़ में क्या होते हैं? कई सदस्य होते हैं, जिनको समूह बोला जाता है। संघ जो सभा होती है। ठीक है, तो इनकी शासन प्रणाली में क्या मिला है देखने को? वज्र की शासन प्रणाली में, इनकी शासन प्रणाली में गढ़ और संघ देखने को मिलते हैं। चलिए, गढ़िया संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ठीक है, ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। जैसे आज के मंत्री होते हैं, बैठकर बात करते हैं कि हमें क्या करना है ना। तो उसी तरीके से उस समय भी था कि सभाओं में बैठकर बातचीत करते थे, कि वाद विवाद करते थे कि हमें अब क्या करना है। ठीक है, शासन व्यवस्था के लिए, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब गढ़िया संघ थे, गढ़िया संघ में कई शासक थे, है ना। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो जब लोग बैठकर बात करते थे, तो इनमें स्त्री और दास जो कर्मकार थे ना, उनको इसमें हिस्सा नहीं मिलता था, इन सभाओं में हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़िया संघ से संबंधित थे। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने वज्र में जो शासन प्रणाली देखी, गढ़ और संघ, वो गढ़ संघ से दोनों ही संबंधित थे। कौन? बुद्ध और महावीर दोनों ही संबंधित थे गढ़ और संघ से। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में संघ की चर्चा बहुत देखने को मिलती है आपको। अगर बौद्ध साहित्य आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें संघ के बारे में बहुत बातें मिलती हैं। संघ मतलब होता है सभा, सभा के बारे में, किस तरीके से सभाएं हुआ करती थी। ठीक है, तो वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। वज्र संघ का जो ये वर्णन है ना, दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कब? 2300 साल पहले लिखा गया था। यानी कि बात की गई है, जो वज्र में जो संघ की बात की गई है, इसका वर्णन दीघ निकाय से लिया गया। और दीघ निकाय क्या है? दीघ निकाय मतलब बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। ऑब्वियसली सी बात है, संघ का मतलब क्या है? सभा है। तो जब बौद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, तो ऑब्वियसली सी बात है, संघ का मतलब सभा होता है। तो सभा में बैठते होंगे, तो उन्होंने व्याख्यान दिए होंगे, कई उपदेश दिए होंगे उन्होंने। ठीक है, कई बातों की चर्चाएं की होंगी। तो ऑब्वियसली सी बात है कि यह एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या? दीघ निकाय से हमें एक बौद्ध ग्रंथ मिलता है, जिसका नाम है वज्र संघ का वर्णन किया गया है दीघ निकाय में। ठीक है, 2300 साल पहले इसे लिखा गया था। चलिए, अजातशत्रु की बात करते हैं हम। अजातशत्रु को ही हम अजात शत्रु कहते हैं, और वज्र संघ के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु कौन थे? पीछे मैंने आपको पढ़ाया, अजातशत्रु थे मगध के शासक। वो क्या करना चाहते थे? वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। ठीक है, क्योंकि बुद्ध भी संघ से संबंधित थे, बुद्ध जुड़े हुए थे संघ से। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, वज्रवासी के बारे में क्या कहा? वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, जब तक उनकी सभाएं चलती रहेंगी। क्योंकि ये अजातशत्रु था ना, जो अजातशत्रु था, वो वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, मतलब वज्र महिलाएं जो थी ना उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं होगी, उन्हें बंधक नहीं बनाया जाएगा। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। ठीक है। वज्र संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्नता, कम से कम 3 अंतर बताइए। आपको मैंने पढ़ाया, आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है। वज्र संघ कैसा था, देखिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है। महाजनपद हुआ करते थे, वज्र संघ में क्या होती थी, सभाएं होती थी, मिलकर बातचीत करते थे, चर्चाएं करते थे, युद्ध में किस तरीके से जाना है, जनता के लिए क्या करना है, किस तरीके से कर नियमित करने हैं, ये सब चर्चाएं होती थी वज्र संघ में। ठीक। चलिए, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। ठीक है। तो इसके बारे में जो गुप्त शासक थे ना, गुप्त शासक कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि गुप्त शासकों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी एनी एग्जाम हो गए, जैसे कि लाइक ऑल टीचिंग्स एग्जाम हो गए, जैसे आपकी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीआर, डीएसएसबी, इन सभी में हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो गुप्त शासक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने क्या किया था, जब गुप्त शासक आगे आए तो गढ़ और संघों पर विजय प्राप्त की। मतलब वहां पर अभी हमने बात की थी कि अजातशत्रु इन संघों को विजय प्राप्त करना चाहता था, इन संघ पर विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पाया था। तो गुप्त शासकों ने आगे चल के गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। तो इसके बारे में अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या अनियंत्र क्या कह रहा है इसमें, अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। क्या बात कही गई है यूनान और एथेंस को के बारे में। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की। किसकी शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। राइट। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। ठीक है। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। बिल्कुल, वहां के जो नागरिक थे ना, सबको सेना नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, मतलब युद्ध के लिए जाना होता था। ठीक है। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ठीक है। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। मतलब जो व्यापारी और शिल्पकार थे ना, जो एथेंस में रहते थे और काम करते थे, तो उनको भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशाला में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। देखो, औरतों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे, है ना। और जो शिल्पकार थे और जो व्यापारी थे, एथेंस में रहने काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता अधिकार नहीं था वहां पे। और जो एथेंस में जो खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करते थे दास, जो थे दास, उनको भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। राइट। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? चलिए, इसके बारे में महाजनपद का राजा, ये सब है, आप पढ़ लीजिए। ये सब पॉइंट है, उपयोगी शब्द है, एक बार पढ़ लीजिए। राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गढ़ अथवा संघ और प्रजातंत्र, इसके बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। राइट। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप चाहें तो अपनी बुक्स से भी पढ़ सकते हैं और मेरे क्लास से आप हेल्प ले सकते हैं कि मैंने किस तरीके से पढ़ाया है। देखिए, डेट्स आती हैं यहाँ पे, तिथियां आती हैं। नए शासक कब हुए? लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद कब आए? 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दीपनिकाय का लेखन कब मिलता है? ये दोनों का वर्णन 2300 साल पहले देखने को मिलता है। गढ़ या संघ राज्यों का अंत कब होता है? 1500 साल पहले। ठीक है। क्योंकि 1500 साल पहले क्या हुआ था, गुप्त शासकों ने गढ़ और संघों को जीत लिया था, इन पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है। तो सिकंदर के आक्रमण के बारे में भी हमने देखा।
ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपका पार्ट 2 कंप्लीट किया। ये मैसिडोनिया का था राजा सिकंदर, है ना, बहुत ही शक्तिशाली राजा था वो, ठीक है, लेकिन मगध की तरफ वो कूच नहीं कर पाया क्योंकि उसके जो सेना के लोग थे उन्होंने मना कर दिया था मगध की तरफ कूच करने से। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर को आपको कंप्लीट किया। इस चैप्टर को मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट किया है। इसको अच्छी से पढ़ लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है और मैं एवरी थंबनेल पे यही लिखती हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 लिखकर मैं क्लास को अपलोड करती हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैंने क्लास चैप्टर 6 पढ़ाया तो क्लास चैप्टर 6 को मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से मैं लिख देती हूँ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैंने, तो आपको सीक्वेंस में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आराम से आप एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आप मेरी क्लास को एयरफोन लगा के सुनते भी रहेंगे ना, तब भी आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए ध्यान से, मन लगाकर। अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्जाम की, मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी समय। बाय बाय, टेक केयर।